बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं बहुत दिल गिरफ्ता है सुबह से। और आज के दिन जो एक ख़ास न्यूज़ ट्रैवल कर रही है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक शोर बपा है पंजाब असम्बली के हवाले से, जो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की जो सिलेक्शन है उसके हवाले से जो वोटिंग हुई थी उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन जिस मौजू पे जिस चीज़ को मैंने मौजू गुफ्तगू बनाया है वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। असल में मैं अपने व्यूअर्स को और ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द मुस्लिम्स में एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस वक्त कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पसे पर्दा पाकिस्तान के साथ कहानी क्या की जा रही है और गेम क्या की जा रही है। आज की मौजू जो आज की वीडियो का मौजू है बेसिकली वो है कि पाकिस्तान की तबाही, और वो तबाही खुदा न खास्ता खाकम बदहन हमारे मुल्क के लिए स्टार्ट हो चुकी है। अब उसके लिए हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे बहुत से अहबाब इस पर बात करते रहते हैं और जानते भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चोट लगी है आज सुबह दिल को। और जब ख़बरें सुनी हैं स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, लीडिंग बैंक है, हमारा स्टेट का बैंक है, उसके हवाले से, तो दिल चाहा कि इस मौजू पे बात की जाए और आपकी तवज्जो दिलाई जाए ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मुस्लिम कम्युनिटी है और जो हमारे पाकिस्तानी आबाद हैं जहाँ कहीं भी, उनको आगाह करने के लिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है और ये गेम क्या हो रही है। तो हमारा आज का मौजू डेफ़िनेटली पाकिस्तान की तबाही, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, वो है। और ये तबाही, इसका सबब क्या है और किस तरह से हमें तबाह किया जा रहा है, आज मैं इन चंद एक मिनट्स में इस पर आपकी तवज्जो दिलाऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि रफ्तम के खारज पाकुशम महमल नेहा शुद अज नज़र। रफ्तम के खारज पाकुशम महमल नेहा शुद अज नज़र, यक लहज़ा गाफिल गश्तमो सद साला राहम दूर शुद। इस शेर का मतलब जो मुझे समझ आया वो ये है कि अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर है और वो फरमाते हैं कि मैं थोड़ी देर एक काफ़िले के साथ मैं सफ़र कर रहा था, तो मेरे पाँव में ना एक कांटा चुभा। उस कांटे को निकालने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए अपने काफ़िले से हटा, काफ़िले से गाफिल हुआ, और उस अपने पाँव के कांटे को निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा फुर्सत में आया, टाइम लिया, वहाँ से साइड पे हुआ, काफ़िले से गफलत में आया। तो क्या हुआ कि वो काफ़िला मुझसे 100 साल की दूरी पे चला गया। एक थोड़े से लहज़े की गफलत जो थी, एक थोड़े से लहज़ा की गफलत, फ़ॉर ए फ्यू सेकंड्स कह लें आप, फ़ॉर ए फ्यू मोमेंट्स कह लें आप स्पेशली, वो मुझे 100 साल उस काफ़िले से दूर ले गया। दोबारा सुनिए कि रफ्तम के खारज पाकुशम महमल नेहा शुद अज नज़र, यक लहज़ा गाफिल गश्तमो सद साला राहम दूर शुद। बहुत प्यारे पैराए में उन्होंने इसके अंदर एक मैसेज दिया है हमारी इस कौम के लिए, कि इस कौम को बनाने के लिए जो हमारी एक मंजिल है उसको हासिल करने के लिए और कौमियत में आने के लिए हमें जिस तगोदो की ज़रूरत है, अगर हम उससे ज़रा सा भी गफलत करेंगे तो हम दुनिया के साथ जो हमारा एक मुकाबला है, जो दुनिया के साथ हमारी एक पेस है, उससे हम 100 साल दूरी पे जाके गिरेंगे। एक ज़रा से लहजे की गफलत जो है हमें अपने कौमी मकसद से दूर ले जाएगी और हम अपनी मंजिल खो बैठेंगे। इसको आप सामने रखते हुए सुने कि मैं आपको आज बताता हूँ कि जिस तरह मैंने बात की कि हमने बात करनी पाकिस्तान की तबाही के हवाले से, तो उस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। व्यूअर्स, यू नो कि तबाही कितनी किस्म की है। तबाही 3 तरह से होती है। किसी भी मुल्क की आज के दौर में तबाही जो है वो 3 तरह से है। नंबर 1, डिस्ट्रक्शन इन रिज़ल्ट ऑफ वॉर। डिस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की, वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो या किसी हद तक उसकी तबाही हो, तो वो 3 तरह से होती है। नंबर 1, डिस्ट्रक्शन इन रिज़ल्ट ऑफ वार, जंग के सिले में जो तबाही होती है, ये नंबर 1। और नंबर 2, डिस्ट्रक्शन इन रिज़ल्ट ऑफ इकनॉमिक क्राइसिस। किसी भी मुल्क की मईशत की तबाही जो है, मुआशी तबाही, उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देती है और फिर उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ख़ुद ब खुद तबाह हो जाते हैं और आपके कदमों में आ गिरते हैं। नंबर 3, डिस्ट्रक्शन ऑफ एथिकल वैल्यूज़, हमारी अखलाकी तबाही।
इसको भी मौजूद गुफ्तगू बनाने की ज़रूरत है कि आजकल हमारी नौजवान नस्ल को किस तरह से तबाह किया जा रहा है, मज़हब से दूर किया जा रहा है, कौमी नज़रिए से दूर किया जा रहा है, कौमी सालमियत का उनको कुछ पता नहीं है, और मुल्की लेवल पर जो हमारी एक मिल्लत की एक सोच थी उसको कहीं गुम कर दिया गया है, हमारी नौजवान नस्ल से दूर कर दिया गया है, और हमारी नौजवान नस्ल को आज इस कदर अखलाकी तौर पर दिवालियापन का शिकार कर दिया गया है कि उनसे जब हम नज़रिया पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम कौमी सलामती की बात करते हैं, जब हम मिली हम आहंगी की बात करते हैं, दे डोंट नो इवन ए बिट ऑफ दीज थिंग्स। तो ये हमारी अखलाकी तबाही है, वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ की और अखलाकियात की तबाही है। तो हमने आज जो बात करनी है वो है हमारी इकनॉमिक क्राइसिस, जो हमारी मुआशी तबाही है उस पर, कि हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर नेशन है, लेकिन अब दुनिया हमारे साथ जंग तो नहीं कर सकती। उन्होंने ये चीज़ पहले से भांप ली है कि ये एक एटमी मुल्क है, अगर इसको किसी ने भी आंख उठा के देखा या छेड़ा तो ये तह बाला कर देंगे, हर चीज़ को बर्बाद करके रख देंगे, कुछ नहीं बचेगा दुनिया का। तो उन्होंने हमें तबाह करने के लिए, हमें कमज़ोर करने के लिए और हमें अपने सामने बिल्कुल गिरा देने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया वो मुआशी कत्ल का प्लान था। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की जो मईशत की शहर आगे उसको काबू कर लिया जाए, उसको जकड़ लिया जाए, तो ये मुल्क खुद ब खुद टूट के उनके झोली में आ गिरेगा और लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, किसी सूरत उनके सामने खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा। इसी चीज़ पर अमल करते हुए उन्होंने क्या किया, हमारे दुश्मनों ने, जो हमारे यहूदी और ईसाइयत में जो लोग बैठे हुए हैं, ज्यूइश स्पेशली जो कम्युनिटी है, जो दिन रात सोचती ही इसी मौजू पर है कि मुसलमानों को किस तरह से तबाह करना है, तो उन्होंने प्लान इस तरह से किया, हमारे अपने अमेरिकन आकाओं के साथ मिलकर। एक इदारा है दुनिया में IMF के नाम से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। IMF जो कि दुनिया को कर्ज़ा देता है, पैसे देता है उनकी मईशत को बेहतर बनाने के बहाने के लिए। तो उस इदारे को वो सामने लेके आए और पाकिस्तान की इकानमी को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को कर्ज़े दिए, डॉलर्स की बारिश की। और क्या किया कि उन डॉलरों को इस तरह से हमारे सामने रखा, इतनी एक शराइत की शक्ल में हमें दिया कि हम वो सीधे तरीके से उनको वापस नहीं कर सकते आसानी से। इस पूरे प्रोग्राम को प्लान करने के लिए उन्होंने किया क्या, अब देखिए इसमें जो अमेरिकन स्ट्रेटजी थी वो सामने आई। और अमेरिकन स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊं कि दुनिया को तबाह करने के लिए अमेरिकन क्या करते हैं। उसके लिए उनके पास 4 चीज़ें हैं। अमेरिकन जो हैं वो 4 स्टेप लेते हैं आज के दौर में किसी मुल्क को तबाह करने के लिए, किसी दुश्मन को ज़ेर करने के लिए। नंबर 1, वो उस कंट्री की लीडरशिप को ख़रीद लेते हैं। क्या करते हैं, उस मुल्क की लीडरशिप को ख़रीद लेते हैं। जब लीडरशिप उनके हाथ में आ जाती है तो फिर उसके बाद पूरा मुल्क उनके पास चला जाता है। नंबर 2, वो वहाँ की रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। अमेरिकन एड्स के हवाले से वहाँ घुस जाएंगे, स्पोर्ट के हवाले से वहाँ घुस जाएंगे उस मुल्क में, रिसर्च के हवाले से वहाँ घुस जाएंगे उस मुल्क में और वहाँ के रिसोर्सेज को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। UNO के बंदे वहाँ लगा देंगे सेफ्टी के लिए और उसके अंदर अब अपना खुद काम करते रहेंगे और उस मुल्क को खोखला कर देंगे, जैसे कि हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ उन्होंने किया है। आप इसको रिसर्च कर सकते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज पे इस वक्त कौन लोग काबिज़ हैं ये भी आप देख सकते हैं। नंबर 3 जो अमेरिकन स्ट्रेटजी है वो क्या है कि जब उनकी लीडरशिप हाथ नहीं आती, रिसोर्सेज उनके पास ना हो, तो फिर उनका नंबर 3 होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। उस मुल्क के जो कीमती असासे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारा इरिगेशन सिस्टम है, उसके अलावा हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, इन कीमती असासों को वो तबाह करेंगे। अंदर घुस के मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से इस सिस्टम को तबाह करेंगे हमें कमज़ोर और ख़त्म करने के लिए। और नंबर 4 जो उनकी स्ट्रेटजी होती है अमेरिकन की, वो क्या होती है, वो आपकी डिफेंस लाइन को तोड़ेंगे। ये लास्ट पे आता है। उस मुल्क की जो अगर कोई फ़ौज है तो उसके ख़िलाफ़ वो लास्ट पे अपनी फ़ौज उतारते हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ौज उतार कर लड़ने से पहले वो ये पहले ऊपर वाले 3 काम करते हैं जो मैंने आपको बताया। नंबर 1 लीडरशिप आपकी ख़रीद लेंगे, रिसोर्सेज को तबाह कर देंगे, और नंबर 3 आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे। अब इस चीज़ के लिए ये है जंग लड़ने का उनका तरीका और किसी भी मुल्क को तबाह करने का तरीका अमेरिकन का। और इसी चीज़ को IMF के एजेंडे की नज़र में जब हम देखते हैं, IMF की लाइन में अंडर करंट क्या चल रहा है वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने हमारी मईशत को कंट्रोल किया है। किस तरह से, उन्होंने हमारी लीडरशिप को ख़रीदा है। लीडरशिप इस वक्त आप देख लें, पिछले 20-30 सालों से लेकर उससे भी बल्कि पहले तक, काफ़ी दिन पहले तक उनकी कोशिश ये होती कि पाकिस्तान का आने वाला हुक्मरान उनका बंदा हो, उनके पैसों पे पलने वाला, उनके इशारों पे चलने वाला बंदा हो।
वो कोई भी हो, इससे उनको कोई परवाह नहीं, लेकिन उनको येस मैन चाहिए होता है। पाकिस्तानी कम्युनिटी में हमारी जो लीडरशिप है उनकी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं, माल बनाएं और बाकी मुल्क जाए भाड़ में। पाकिस्तान की आवाम जिधर मर्ज़ी जाए। लीडरशिप का तकाज़ा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ गेम प्लान ये होता है कि उन्होंने अपनी बैकबोन को कैसे मजबूत करना है, पैसा कैसे बनाना है। ये एक बॉटम लाइन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में बॉटम लाइन हमारे पॉलिटिशियंस की ये है कि पैसा कैसे बनाना है। किसी भी लीडर को आप उठा के देख लें, कोई विजनरी लीडर मुझे बता दें पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर इस वक्त मौजूद हो, किसी को ये फ़िक्र हो कि हमारा मुल्क तबाह हो रहा है और उसके लिए हमने अगले 5 सालों में क्या प्लान करना है, अगले 3 सालों में हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, अगले 10 ईयर्स में लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। कोई एक लीडर मुझे बता दें जिसको ये फ़िक्र हो दिन रात और वो पाकिस्तान की आवाम को इस पर लगा रहा हो, ये बात कर रहा हो। पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर मुझे कोई एक लीडरशिप ऐसी बता दें जो इस बात पर लड़ रही हो, इस बात पर काम कर रही हो कि हमने पाकिस्तान की इकानमी को कैसे बचाना है, पाकिस्तान को तबाही से कैसे बचाना है जो IMF ने हमारे ऊपर इम्पोज़ कर दी है। अब स्टेट बैंक हमारा जैसे कि जा चुका IMF के पास, तो मुझे किसी एक बंदे का एहतजाज दिखा दें पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी ने किया हो, कोई एक बता दें जिसने दर्द दिल रखा हो और पाकिस्तान को इस तबाही से बचाने के लिए कोई हरकत की हो। नो, सब लोगों ने जो लीडरशिप थी हमारी, चूँकि ऑलरेडी वो उनके कंट्रोल में है, IMF के कंट्रोल में है, पैसा वहाँ से आता है, बजट उनके पैसे से बनता है, हिदायत वहाँ से आती हैं, तो ये सारे मनोमान उनकी बातों को तस्लीम करते हुए उनको सब कुछ दे चुके हैं। तो व्यूअर्स, बड़े दर्द दिल के साथ मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि आज मैं और आप बिक चुके हैं, हमारा ये मुल्क बिक चुका है। हमारा स्टेट बैंक इस वक्त IMF के कंट्रोल में है और इस वक्त हमारे जो रिज़र्व्स हैं स्टेट बैंक की सूरत में, जो लिक्विड मनी है या जो हमारे सोने के रिज़र्व्स हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे IMF के कंट्रोल में हैं। इस वक्त 3.8 बिलियन डॉलर्स का सोना हमारा मौजूद है स्टेट बैंक के अंदर, जो आज सुबह की न्यूज़ थी उसमें बताया गया था। 3.8 बिलियन को जब आप डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो तकरीबन 8 खरब कुछ 75 अरब के लगभग पैसा बनता है, यानी 8.25 अरब रुपया की शक्ल में वो सोना मौजूद है पाकिस्तान स्टेट बैंक के अंदर, जो कि IMF के कंट्रोल में है। तो आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करने में अब बाकी क्या कसर रह गई है। हमारे मोटरवेज़ वो ख़रीद चुके हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक चीज़ें उनके कंट्रोल में आ चुकी हैं, क्योंकि वो पैसा देंगे तो मशीनें चलेंगी वरना नहीं चलेंगी। हमारे बहुत सारे इदारे वो ख़रीद चुके हैं, इवन के F9 पार्क तक इस्लामाबाद का बिक गया है। ये इमरान साहब के दौर में ये भी उन्होंने मुआहदा करके साइन करके दे चुके हैं। तो अब बाकी बचा क्या है हमारा उनको देने के लिए। पूरा मुल्क इस वक्त, और पूरे मुल्क का हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक हम उनके मकरूज़ हैं और बिक चुके हैं मेरे भाइयों। पूरे के पूरा पाकिस्तान इस वक्त IMF के सामने बिक चुका है। जितना जल्द इसको रियलाइज़ कर लिया जाए इसके लिए बेहतर है। ये हमारे पॉलिटिशियंस आपस में ख़बरें लड़ के बना के न्यूज़ फेम में आके आवाम को उलझा के दूसरी बातों में, जो असल गुफ्तगू के मौज़ूआत हैं, जो असल पाकिस्तान को बिल्ड करने का जो काम है, उस पर कौन काम कर रहा है मुझे बताइए। सदर पाकिस्तान से लेकर एक छोटे PN तक मुझे बता दें, इस पूरी एग्जेक्टिव चेन के अंदर कोई एक दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी आप मुझे बता दें जो विजनरी शख्स हो और जो पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रहा हो। पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप के अंदर आई चैलेंज दिस थिंग, मुझे कोई एक गैरतमंद पाकिस्तानी दिखा दें जिसने IMF को ये कहकर रद्द कर दिया हो कि मैं किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं करता, मुझे किसी की ग़ुलामी नहीं चाहिए। बातें बनाने की हद तक हम सब ये कर देंगे, लेकिन हकीकत में जब हम पावर में होते हैं तो फिर उन्हीं के कदमों में जाके बैठ जाते हैं और वहीं से हिदायत लेकर पूरे मुल्क को चला रहे होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बिके हुए हैं और उनके ग़ुलामी में जा चुके हैं। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान बिक चुका है और मैं और आप हम सब बिक चुके हैं। हमारा सौदा हो चुका है, हमें अखलाकी तौर पर तबाह कर दिया गया है। कुछ ना कुछ इस वक्त, चूँकि अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे उलमाए कराम को, हमारे मदारिस को, हमारी मसाजिद को, वहाँ से कुछ ना कुछ सिलसिले हमारी अखलाकियात के बाकी हैं, लेकिन मुआशी तौर पर हम तबाही की तहाने पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त गैरों के हाथ में है जो कंट्रोल करते हैं। हमारा स्टेट बैंक उनके हाथ में जा चुका है। हम स्टेट बैंक का गवर्नर तक तब्दील नहीं कर सकते। इस वक्त सूरत हाल ये है पाकिस्तान की। हम एक सॉलिड और एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे हम कैसे उठ सकते हैं मुझे बताइए आप, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं अपना। तो बहुत दुख और दर्द के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है आज, और आप लोगों को इन्फॉर्म ये करना था कि हमारी इस तबाही के पीछे इसबाब क्या हैं। और
इस सारी तबाही में हम खुद लोग सारे के सारे, हमारी खुद कम्युनिटी शामिल हैं। जब हमारी लीडरशिप इसमें शामिल है तो उस लीडरशिप को सिलेक्ट करने के लिए भी हमारी आवाम है ना पीछे। वो आवाम जो उनको वोट देती है, कभी उन्होंने पूछा है कि भाई आपका विजन क्या है पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए? आपने क्या किया पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आपके पास आइडिया क्या है? आपके पास थीम क्या है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के सामने? कभी हमने सवाल किया? उनके सामने ढोल की थाप पे नाच लेना, म्यूज़िक पे डांस कर लेना, पैसे लेके वोट दे देना, तो फिर हमारे मुल्क के साथ यही होना है। जब हम उन लोगों को सिलेक्ट करके असम्बली में भेजते हैं, फिर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, फिर वो उनकी बात सुनेंगे जो उनको पैसे देंगे। जब ये सूरत हाल रहेगी तो मुझे बताइए मेरे भाइयों, आप अपना कमेंट्स करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। क्या मेरी ये गुफ्तगू सारी की सारी दर्द दिल के साथ जो मैंने आज आपके साथ की है, ये दुरुस्त है? आप सही समझते हैं? तो मेरी इसके अंदर कंक्लूजन अब ये है कि खुदारा उठें, जागें। एक ज़रा से लहजे की गफलत जो है वो हमें अपने मंजिल से 100 साल की राह पे दूर फेंक देगी और हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। कैन यू इमेजिन? लेट्स स्टार्ट विद अ पॉजिटिव मोड। और आपके पास जो भी सजेशन है पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करने के लिए, उसको आप आगे लाएं, कमेंट्स में लिखें, बात करें सामने आके। और अपने पॉलिटिशियंस को, जिस तरह आज आप लोटा क्रेसी के दौर जिन्होंने की है, उनको पकड़ लेते हैं जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे उन पे अटैक कर रहे हैं। तो किसी पॉलिटिशियन को पकड़ के ये भी सवाल करेंगे, भाईजान आपने इकानमी के लिए क्या किया पाकिस्तान के लिए? जब आपका कोई हिस्सा ही नहीं है पाकिस्तान को बेटरमेंट के लिए, व्हाट फॉर यू देयर इन असेंबली, व्हाट आर यू डूइंग देयर इन असेंबली? आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए? तो ऐसे लोगों को फिर असेंबली में नहीं होना चाहिए। असेंबली में वो लोग आगे आएँ जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ आइडियाज़ हैं, जिनके पास कुछ न्यू ब्राइट वेव है जो पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकती है, जो अक़वाम आलम में हमारी इज़्ज़त बहाल कर सकती है, हमें एक सॉलिड और आज़ाद नेशन के तौर पे सामने ला सकती है। तो आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें, ऐसे लोगों को सामने लाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़ें, अपने मुल्क को बचाएं, अपने आप को बचाएं। वरना ज़माना चाल क़यामत की चल चुका है और दुश्मन आपको वहाँ तक लेके जा चुका है जहाँ से अब आपकी वापसी मुश्किल है। आगे मज़ीद मैं इस पे बात करूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। आप मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कीमती वक्त का यहाँ तक आने में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पीपल एंड पॉलिटिक्स चैनल। आई वुड बी रियली अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। हमें आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा। आप इस मुहिम में ज़रूर शामिल हों, पाकिस्तान को बचाने की मुहिम में, पाकिस्तान को बेहतर करने की मुहिम में और अक़वाम आलम की नज़र में पाकिस्तानियों को एक बाइज़्ज़त मकाम देने की मुहिम में आप पीपल एंड पॉलिटिक्स का साथ दें। आप ख़ुद उठें, सामने आएँ, बात करें और अपनी ये आवाज़, अपना ये पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ कि हमारे साथ हो क्या गया है और होना क्या चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर इसको जितना प्रमोट हो सके कीजिए, सो दैट एवरी पाकिस्तानी शुड कम टू नो कि व्हाट हैव बीन डन विद देम। क्योंकि ज़माना क़यामत की चाल चल चुका है। अगर हम आज भी नहीं उठेंगे तो फिर कभी नहीं उठेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़।